अध्याय 553 रूममेट। शहर के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास के भीतर तिशा मूल रूप से रोहित को फ़ोन नहीं करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वह उससे संपर्क नहीं करना चाहती थी क्योंकि वे जयपुर शहर में मिडिल स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे और बहुत करीब थे, बल्कि इसलिए कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वह समझती थी कि रोहित अब वह सहपाठी नहीं रहा जो होमवर्क के उत्तरों के लिए उसे तंग किया करता था। रोहित के पास अब करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। हालांकि अपनी रूममेट के रहस्यमयी ढंग से गायब होने और अपने दिल में एक बेचैन कर देने वाली आशंका के कारण अंततः तिशा ने फ़ोन करने की हिम्मत जुटाई। रोहित ने एक बार उससे वादा किया था कि अगर उसे कभी मदद की ज़रूरत हो तो वह उसे फ़ोन करे। तो क्या हुआ? तुम्हारे हाई स्कूल के परिचित रोहित ने क्या कहा? छात्रावास के भीतर ऊपरी बंक से एक जिज्ञासु लड़की ने पूछा। मुझे फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं दिखता। वह यहाँ सिर्फ काम करने आया है, उसे क्या पता होगा। मुझे लगता है कि कल रिपोर्ट करना बेहतर है। इसके अलावा इतनी देर हो चुकी है कि अगर तुम फ़ोन भी करोगी तो वह बेकार है। वह निश्चित रूप से नहीं आएगा। ... हाँ, अभी बस सो जाओ। शायद चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी हम कल्पना कर रहे हैं। शायद एंडी किसी डेट पर गई हो और कल तक वह निश्चित रूप से वापस आ जाएगी। हमेशा अलौकिक शक्तियों पर संदेह करना एक बीमारी है और मुझे लगता है कि यह इलाज योग्य है, माही नाम की एक अन्य रूममेट ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तिशा बस उस पुराने हाई स्कूल के सहपाठी को याद कर रही है और फ़ोन करने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आमतौर पर उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, ये बात समझ में आती है। कुछ लड़कियों ने एक दूसरे को चिढ़ाया। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई रूममेट वास्तव में गायब हो गई थी। स्कूल की सुरक्षा इतनी अच्छी थी, नियमित गश्त होती थी, भला कोई रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो सकता था? क्या तुम सब अभी यह बकवास बंद नहीं कर सकती? पहले तिशा को अपनी बात पूरी करने दो, लारा नाम की एक अन्य लड़की ने अधीरता से कहा। वह स्थानीय थी और छात्रावास में एक बड़ी बहन की तरह उसका दबदबा था, उसकी बातों में वजन था। निश्चित रूप से, चिढ़ाने वाली अन्य लड़कियां तुरंत चुप हो गईं। लारा आज अच्छे मूड में नहीं थी। वह थोड़ा असहज भी महसूस कर रही थी क्योंकि उसे तिशा के इस हाई स्कूल सहपाठी रोहित की पहचान के बारे में अपने बॉयफ्रेंड से पहले ही पता चल गया था। वह काफ़ी खास था, इतना खास कि उसका अमीर सेकंड जनरेशन बॉयफ्रेंड भी ऐसे लोगों के साथ घुलने मिलने की योग्यता नहीं रखता था। इसलिए उस दिन के बाद से वह तिशा के प्रति विशेष रूप से विनम्र रहने लगी थी। फ़ोन पर बातचीत ज़्यादा देर तक नहीं चली। जल्द ही कॉल समाप्त हो गई और तिशा ने अपने कान से फ़ोन नीचे किया। फ़ोन काटने के बाद उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में आतंक की झलक दिखाई दी क्योंकि उसने अनजाने में अपनी रूममेट एंडी के बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर बहुत साफ सुथरा था, कोई अतिरिक्त सामान नहीं था, लेकिन दीवार के सहारे एक ऐतिहासिक आभा वाली पुरानी तेल पेंटिंग ऑयल पेंटिंग रखी हुई थी। रोहित ने बताया था कि उस तेल पेंटिंग में कुछ गड़बड़ थी। तिशा, क्या हुआ? तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? लारा ने पूछताछ की। तिशा कांप उठी और घबराहट भरी आवाज़ के साथ वास्तविकता में वापस आई। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, हॉस्टल से बाहर निकलो, अभी इस जगह को छोड़ दो। जैसे ही उसने ये कहा, वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी, जैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। रूममेट्स में से एक तुरंत हंस पड़ी। तिशा, तुम निश्चित रूप से अपने उस हाई स्कूल के सहपाठी द्वारा मूर्ख बनाई गई हो। एक परालौकिक घटना, सच में। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूत नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि यह कौन सा युग है? क्या तुम अभी भी इन बातों पर विश्वास करती हो? मुझे लगता है कि तुम बहुत भोली हो, जो भी कहा जाता है उस पर विश्वास कर लेती हो। अगर सच में भूत होते तो मैं देखना चाहूंगी कि भूत कैसा दिखता है। हाँ तिशा, वह रोहित निश्चित रूप से तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वह बहुत बुरा है, ये जानते हुए भी कि तुम भूतिया कहानियों से डरती हो। वह जानबूझकर तुम्हें ऐसी बातें बता रहा है। इतनी घबराओ मत, बस सो जाओ। मैं गारंटी देती हूँ कि आज रात कुछ नहीं होगा, माही ने गंभीरता से कहा। लेकिन वे जितना अधिक ये कहती, तिशा उतनी ही अधिक चिंतित और बेचैन होती गई। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उसने और रोहित ने अपने अन्य सहपाठियों के साथ जयपुर शहर के नंबर 7 मिडिल स्कूल में क्या अनुभव किया था। उनकी पूरी कक्षा में लगभग 50 छात्र थे, जिनमें से रात के अंत तक स्कूल से जीवित बाहर निकलने वाले केवल 7 थे। उस दिन का अनुभव उसके जीवन का सबसे भयानक सपना था। जेमिनाई सेड। तिशा को इस तरह भावनात्मक रूप से उत्तेजित देखकर लारा के मन में भी दुविधा पैदा होने लगी। छात्रावास में भूतों का साया होने या किसी अलौकिक घटना का सामना करने का विचार एक मनगढ़ंत कहानी जैसा लग रहा था, यहाँ तक कि हास्यास्पद भी। लेकिन क्या होगा अगर, बस अगर, ये सच हो?
आखिरकार रोहित एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उसका बॉयफ्रेंड भी बेहद सावधान रहता था, शायद उसे वास्तव में कुछ अंदरूनी जानकारी हो। कुछ सोचने के बाद लारा ने कहा, अभी के लिए तिशा की बात मान लेते हैं और पहले हॉस्टल से बाहर चलते हैं। बाकी सब पर हम कल चर्चा कर सकते हैं। तुम मजाक कर रही हो, लारा? क्या तुम सच में तिशा की बातों पर विश्वास कर रही हो? अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे इस पागलपन में शामिल नहीं होने वाली। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कल क्लास में जाना है, उस रूममेट ने कहा और वापस लेटकर खुद को रजाई में लपेट लिया, बाकी सबको नज़रअंदाज करते हुए। ये सब बहुत उलझन भरा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, भूत हो या न हो। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। तिशा, मुझे खींचना बंद करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं भी सोने जा रही हूँ। तुम्हें जो कहना है लारा से कहो, वैसे भी वह तुम्हारी बात मान रही है, माही ने बेबसी से अपनी चादर के अंदर वापस जाते हुए कहा। तिशा चिंतित और लाचार थी, क्योंकि उसकी रूममेट्स उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थीं। आधी रात को उन्हें उनके बिस्तरों से बाहर खींचना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर हम अभी नहीं निकले और सच में कुछ हो गया, तो हम बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। नंबर 7 मिडिल स्कूल में उसने अपनी आंखों के सामने एक भूत को प्रकट होते देखा था, और अगर उस समय वे एक कदम भी धीमे होते तो स्कूल में हर कोई मर जाता। इसलिए समय कीमती है, शायद मुझे अकेले चले जाना चाहिए। तिशा के मन में ऐसा विचार आया, लेकिन वह अपनी रूममेट्स को खतरे में छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ये देखते हुए कि उनका छात्रावास छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, लारा भी हिचकिचाने लगी। तुम्हें अभी भी याद है न कि सुरजीत कैसे मरा था? जैसे ही उसने ये कहा, रोहित अंदर आ गया। उसकी भूतिया आंख पहले ही प्रतिक्रिया दे चुकी थी। उसका घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र केवल छात्रावास के बाहर तक ही फैल सकता था, जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि यह पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मिली थी। भूतिया पेंटिंग का अभिशाप। अरे, ये लड़कियों का हॉस्टल है, यहाँ लड़कों का आना मना है। क्या तुमने नहीं देखा कि हम सब सो रहे थे? अगर तुम तिशा को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें बाहर इंतजार करना चाहिए, एक रूममेट ने अपना सिर उठाते हुए उसे डांटा। रोहित ने बस एक पल के लिए उसकी ओर देखा। क्या तुम मरना चाहती हो, औरत? वह रूममेट तुरंत खामोश हो गई। उसने पहले कभी किसी की ऐसी आंखें नहीं देखी थीं, तिरस्कारपूर्ण, ठंडे खून वाली, किसी भी भावना से रहित, जैसे कि उसकी नज़रों में वह सिर्फ एक लाश हो, जो संकेत दे रही थी कि आगे एक भी शब्द बोलने के गंभीर परिणाम होंगे। जेमिनाई सेड, रोहित, ऐसे मत बनो, तिशा ने घबराते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा। फिर भी उसके हाथ से उसे वह गर्माहट महसूस नहीं हुई जो एक जीवित व्यक्ति में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। रोहित का ऐसा बनना उसकी पसंद नहीं थी। ये एक नंबर 7 मिडिल स्कूल के उस समय की एक अनिवार्यता थी। एक बार अविश्वसनीय साथी होना ही काफ़ी है। अगर कुछ लोग मरना ही चाहते हैं तो तुम उनके साथ नहीं जा सकती। रोहित ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा। अपनी आंखें बंद करो, ऐसी किसी भी चीज़ को मत देखो जिसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए। मेरे पीछे आओ और इस जगह को छोड़ दो। तिशा ने कोई विरोध नहीं किया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। रोहित उसे लेकर छात्रावास से बाहर की ओर कदम बढ़ाने लगा। लेकिन मेरी रूममेट्स, तिशा ने दबे स्वर में कहा। वे मेरी रूममेट्स नहीं हैं और उनकी परवाह करना मेरा कर्तव्य नहीं है। अगर सच में बात वहां तक पहुंचती है तो तुम बाद में रूममेट्स बदल सकती हो। वैसे भी तुम्हारी उनके साथ लंबे समय से पटरी नहीं बैठ रही है, रोहित ने अपनी उसी उदासीन आवाज में कहा। वह रोहित कहाँ था जो पहले तिशा को बाहर ले गया था? छात्रावास में भूतों के साए की पिछली बातों से इसे जोड़ते हुए लारा को अब लगा कि यह सचमुच सच हो सकता है। उसके दिल में डर असीमित रूप से बढ़ गया और वह किसी और चीज की चिंता किए बिना पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगी। अध्याय 554, एक समस्या है। ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। रोहित की आवाज़ उसके कानों में गूंजी और जब तिशा ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को स्कूल के बास्केटबॉल जिम में पाया। जिम की लाइटें जल रही थीं और उस समय उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। रोहित ने उसे समझाया कि जो लोग बिना समझे मर जाते हैं, उनकी तुलना में वे लोग भाग्यशाली होते हैं जो सही अनुमान लगाकर जीवित बच जाते हैं। आम लोगों के लिए गलती करने का केवल एक ही मौका होता है। उसने तिशा को याद दिलाया कि पहली बार में ही किसी भूत के मारने के तरीके, किलिंग पैटर्न को समझ लेना इतना आसान नहीं होता, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प इन घटनाओं से दूर रहना ही है। उसने जोर देकर कहा कि नंबर 7 मिडिल स्कूल की घटना के बाद उसे यह समझ लेना चाहिए कि ये दूसरों के बारे में सोचने का समय नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने का है। जो लोग मदद की कद्र नहीं करते, उनके पीछे पड़ना बेकार है, अन्यथा वह खुद भी मारी जाएगी।
तिशा ने धीरे से कहा, लेकिन वे मेरी रूममेट्स हैं, मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। क्या तुमने हमें नंबर 7 मिडिल स्कूल में नहीं बचाया था? तुम सबको नहीं बचा सकती, रोहित ने धीमी आवाज में कहा। उसने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और पीड़ितों की संख्या भी। अगर वह सबको बचाने की कोशिश करेगा तो वह अंत में किसी को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वह खुद उनसे पहले मर जाएगा। उसने रघु का उदाहरण देते हुए कहा कि वह उसकी तरह नहीं बनना चाहता। उसने तर्क दिया कि यदि उसे चुनना पड़े तो वह सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तिशा बुदबुदाई, रोहित, तुम पहले जैसे थे उससे अब काफी बदल गए हो। तुम बहुत दयालु हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। अगर मैं तुम्हारी तरह सोचता तो शायद बहुत पहले ही मर चुका होता, रोहित ने उत्तर दिया। तिशा ने कहा, चलो बहस नहीं करते, ठीक है। चूंकि वह पेंटिंग इतनी खतरनाक है, क्या तुम हॉस्टल की इमारत से सभी को बाहर निकालने का कोई रास्ता निकाल सकते हो? मैं नहीं चाहती कि वे उन भयानक चीज़ों से गुजरें। आखिरकार उनके लिए ये अलौकिक घटनाएं बहुत क्रूर हैं। इसे मेरी विनती समझो। रोहित के उदासीन व्यवहार को देखकर उसने मिन्नत भरे अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कहो कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। ज्यादा कुछ कहे बिना रोहित ने अपना सैटेलाइट फ़ोन उठाया। हॉस्टल की इमारत खाली कराना ऐसा काम है जिसे हम चिल्ला चिल्ला कर भी पूरा नहीं कर सकते। शायद लोग हमें पागल समझकर गिरफ्तार भी करवा दें। केवल मुख्यालय के पास ही ऐसा करने की शक्ति है। जल्द ही सैटेलाइट फ़ोन पर कॉल जुड़ गई। पूनम, मैं हूँ, रोहित ने शुरुआत की। जब से वह एक घोस्ट हैंडलर, भूतों को नियंत्रित करने वाला बना था, उसका अपने भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं रहा था। वह रुक नहीं सकता था, अन्यथा उसके भीतर का दुष्ट भूत उसे तब तक खाता रहता जब तक कि कुछ विशेष न बचता। रोहित, मुझे माफ़ करना। इसी पल उस हॉस्टल के कमरे में जहां तिशा रह रही थी, एंडी के गायब होने, तिशा और रोहित के जाने और उनके पीछे भागी लारा के बाद अब कमरे में केवल 2 रूममेट्स ही बची थीं। एक का नाम माही था, जो तिशा के ऊपर वाले बंक पर सोती थी, और दूसरी का नाम कौशिकी था, जो सामने वाले बंक पर सोती थी। हालांकि काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन उनमें से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। पिछले 10 मिनट के भीतर जो घटनाएं घटी थीं, वे अभी भी उनके दिमाग पर हावी थीं। तिशा का वह हाई स्कूल का सहपाठी रोहित बहुत बुरा आदमी है। तुम उसे देखकर ही बता सकती हो कि वह ठीक नहीं है। तिशा को इतनी देर रात बाहर ले जाने का मतलब निश्चित रूप से कुछ गलत ही है। हमें ऐसे व्यक्ति को फिर कभी अपने हॉस्टल में आज़ादी से आने जाने नहीं देना चाहिए। अगर उसने फिर से जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसकी रिपोर्ट कर दूंगी। कौशिकी गुस्से में फुफकारी। उसके दिमाग में अभी भी रोहित की वह घूरती हुई आंखें घूम रही थीं। उसने पहले कभी किसी की आंखों में ऐसा भाव नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे आत्मा को छू रहा हो, जिससे वह अभी भी डर महसूस कर रही थी। वह किसी उपन्यास की तरह लग रहा था, जिसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा झलक रहा था। कौशिकी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब है? क्या अजीब है? कौशिकी ने पूछा। माही ने बिस्तर के अंदर से झांका। जाहिर है, वह रोहित। क्या वह सिर्फ एक सुंदर दिखने वाला लड़का नहीं है? वह इतना हैंडसम भी नहीं है, बस सारा दिन नखरे दिखाता रहता है। उसके जैसे लोग, जिनके पास न पैसा है और न ही डिग्री, देर सबेर दुख ही झेलेंगे, कौशिकी ने कहा। मैं जिस अजीब चीज़ की बात कर रही हूँ वह ये नहीं है। रोहित स्कूल तक कैसे पहुंचा? और वह हमारे हॉस्टल के बाहर कैसे प्रकट हुआ? जब तिशा ने अभी फ़ोन किया था तब रोहित को स्कूल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन फ़ोन कटने से लेकर रोहित के प्रकट होने तक का समय क्या तुम्हें बहुत कम नहीं लगता? करीब से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि इस रोहित के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो तर्क से परे थीं। वास्तव में उसकी प्रतिक्रिया काफ़ी देर से आई थी। लारा ने इस बात को पहले ही ताड़ लिया था, इसीलिए उसने रोहित की बातों पर विश्वास करना बेहतर समझा और हॉस्टल छोड़ते हुए उसके पीछे भाग गई। तुम क्या कहना चाहती हो? कौशिकी अभी भी गुस्से में थी और उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। माही फुसफुसाई, मुझे बस यह महसूस हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। और लारा भी अभी बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी, इतनी जल्दी में चली गई और वापस नहीं आई। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे हॉस्टल में भूत होने की कहानियां सच हो सकती हैं? हम सोने ही वाले हैं, क्या तुम ये भूतिया कहानियां बंद नहीं कर सकती? कौशिकी ने कहा, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। मैं बहुत थक गई हूं और बस सोना चाहती हूं, उन्हें जो करना है करने दो। माही ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हालांकि दोनों के मन में डर बैठ चुका था, क्योंकि अब तक किसी ने भी लाइट बंद करने की बात नहीं की थी। हॉस्टल का कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। फिर भी दोनों अपने बिस्तरों पर लेटे हुए सो नहीं पा रहे थे, बल्कि और भी सतर्क होते जा रहे थे।
उनके दिमाग में बार बार हाल की घटनाएं, तिशा की बातें और रोहित से जुड़ी अतार्किक चीजें घूम रही थीं। तभी माही की नज़र कमरे में रखी उसी तेल पेंटिंग ऑयल पेंटिंग पर पड़ी। वह अभी भी हॉस्टल के कमरे में ही थी, लेकिन वह अपनी पिछली जगह पर नहीं थी। इसके बजाय वह डरावने तरीके से कौशिकी के सिरहाने के बिल्कुल बगल में प्रकट हो गई थी। कौशिकी, उसने डर से कांपती आवाज में उसे पुकारा। उसकी घबराहट अब चरम पर थी। माही को अब पूरा यकीन हो गया था कि उनके कमरे में मौजूद वह पेंटिंग वास्तव में श्रापित या समस्याग्रस्त थी। अध्याय 555 अशुभ पेंटिंग छात्रावास के भीतर। माही ने अपनी आंखों से उस पुरानी तेल पेंटिंग ऑयल पेंटिंग को कौशिकी के बिस्तर के पास रहस्यमयी तरीके से प्रकट होते देखा, जिसे पहले ही समस्याग्रस्त माना जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि पेंटिंग पहले एंडी के बंक पर रखी थी और एंडी के गायब होने के बाद से उसे हिलाया नहीं गया था, किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। आखिरकार वह किसी और की निजी वस्तु थी और उनमें इतनी शालीनता तो थी ही। लेकिन अब वह संदिग्ध पेंटिंग कौशिकी के बिस्तर के ठीक बगल में लटकी हुई थी, जो लगभग उसे छू रही थी, जबकि कौशिकी खुद अभी भी सिर ढंक कर सो रही थी, इस बात से पूरी तरह बेखबर। इतनी करीब मौजूद उस पेंटिंग को देखकर अचानक कौशिकी को भी एक सिहरन पैदा करने वाला एहसास हुआ। चलो यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं, मुझे लग रहा है कि हमारा हॉस्टल और भी अजीब होता जा रहा है। माही की आंखों में सिर्फ आतंक था। अगर कौशिकी उसके साथ न होती तो वह डर के मारे अब तक बाहर भाग चुकी होती। ... तुम सही कह रही हो, अब हम इस हॉस्टल में और नहीं रुक सकते, चाहे कोई समस्या हो या न हो। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, कौशिकी ने जवाब दिया। इस क्षण उसे तिशा और लारा का अजीब व्यवहार भी याद आया, खासकर जब तिशा ने सीधे तौर पर कहा था कि हॉस्टल की पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है और वहाँ भूतों का साया हो सकता है। उसने पहले इस पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि ऐसी बेतुकी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब उसे धुंधला सा एहसास होने लगा था कि शायद तिशा की बातें सच थीं। जेमिनाई सेड, उस पेंटिंग में सच में कोई समस्या थी। अगले ही पल कौशिकी अपने बिस्तर से लगभग कूदते हुए नीचे उतरी, जैसे वह भाग रही हो, और जमीन पर गिरते गिरते बची। फिर उसने घबराहट में कपड़े पहनने और जूते पहनने शुरू कर दिए। माही उससे भी तेज थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, वह तुरंत हॉस्टल छोड़ देना चाहती थी, इसलिए उसने पहले ही कपड़े पहन लिए थे। मेरा इंतजार करो, मुझे पीछे छोड़कर मत जाना। कौशिकी और भी घबरा गई। उसे माही द्वारा हॉस्टल में अकेले छोड़ दिए जाने का डर सता रहा था। यहाँ एक सेकंड और रुकना भी उसे डरा रहा था। तो जल्दी करो, माही ने अधीरता से आग्रह किया। काश हमने पहले तिशा की बात मान ली होती और उनके साथ ही निकल गए होते। तुम किस बात से डर रही हो सकता है कि यह कोई भूत या साया न हो, और अगर वाकई में यह कोई अलौकिक घटना है भी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूत सामने आने की हिम्मत करेगा। बहुत हुआ तो हम बगल वाले कमरे में जाकर छिप जाएंगे। जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां भूत निश्चित रूप से डरते हैं। कौशिकी ने अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश की। उसके दिमाग में भूतिया साया बस एक छोटी मोटी परेशानी थी, ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा जो लोगों को डरा दे, उससे गंभीर कुछ नहीं। लेकिन असली भयानक बात यह थी कि पेंटिंग में बनी उस धुंधली महिला आकृति के हाथ अब फ्रेम के बाहर दिखाई दे रहे थे। वे हाथ पीले और रक्तहीन, फ्रेम के थोड़ा नीचे लटके हुए थे और उनकी 10 उंगलियां साफ दिखाई दे रही थीं। रोशनी में वे हल्की सफ़ेद चमक भी छोड़ रहे थे। वे एक महिला की हथेलियां थीं जिनका आकार एकदम सही था, लेकिन वे एक पुरानी तेल पेंटिंग से बाहर निकल रही थीं। अब किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं बचा था कि इन हाथों का असली मालिक पेंटिंग के भीतर छिपा कोई भयानक भूत ही था। इस दृश्य की विभीषिका ने माही को झकझोर कर रख दिया, जो पहले से ही घबराई हुई थी, और डर ने उसे तुरंत जकड़ लिया। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर की संवेदना जैसे खत्म हो गई थी और वह हिल तक नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि उसके आसपास समय भी धीमा पड़ता प्रतीत हुआ, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि कौशिकी उन पीली हथेलियों की ओर हाथ बढ़ा रही थी जो उस तेल पेंटिंग से बाहर निकली हुई थीं। जेमिनाई सेड, कौशिकी अपना बैग लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस कोण से वह खड़ी थी वहां से उसे पेंटिंग से बाहर निकले हुए वे डरावने हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे, जो बिस्तर के ऊपर टिके हुए थे। अगर उसने उन्हें देख लिया होता तो वह इतनी बेखबर नहीं रहती। जल्दी भागो, वहां भूत है, बैग के पीछे मत पड़ो। माही उसे चेतावनी देने के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो कोई आवाज बाहर नहीं निकली। अत्यधिक डर में घिरे होने पर लोग बोल तक नहीं पाते। भागना तो दूर की बात है, वे बस मूर्खों की तरह एक ही जगह पर जम जाते हैं और अपने सामने खतरा मंडराते देखते रहते हैं। ऐसी स्थिति असामान्य नहीं थी। अलौकिक घटनाओं में कई आम लोगों की प्रतिक्रिया माही जैसी ही होती थी। मजबूत मानसिक शक्ति वाले कुछ लोग ही कुछ समय बाद हिम्मत जुटा पाते थे। अपनी लंबाई कम होने के कारण कौशिकी आसानी से अपने सामान तक नहीं पहुंच पा रही थी और उसे ऊंचाई पर खड़े होने के लिए 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ीं।
मिल गया। कौशिकी ने बिस्तर के सिरहाने के कोने में अपना बैग देखा और जल्दी से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसने सोचा कि जल्दी से अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाएगी, और अगर हॉस्टल में भूतों का साया है तो वह यहाँ नहीं रुकेगी और अगले दिन सब कुछ ठीक कर लेगी। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, कहीं से एक पीली हथेली उभरी और उसकी कलाई पकड़ ली। वह हाथ ठंडा और सख्त था, और कलाई से होकर शरीर में पहुंचने वाली उस हड्डी कंपा देने वाली ठंडक ने उसे सिहरा दिया। कौशिकी के मुंह से सहज रूप से एक चीख निकल गई और वह पागलों की तरह अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करने लगी। अब उसे अपने नए खरीदे हुए बैग की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उस पीली बर्फ जैसी ठंडी हथेली ने उसकी कलाई को मजबूती से जकड़ रखा था और उसे छोड़ नहीं रही थी, बल्कि इस छीना झपटी के कारण दीवार के सहारे रखी वह पुरानी पेंटिंग नीचे गिर गई। कौशिकी का संतुलन बिगड़ गया और वह छात्रावास के फर्श पर गिर पड़ी, और साथ ही बिस्तर पर रखी वह तेल पेंटिंग ऑयल पेंटिंग भी धड़ाम से नीचे आ गिरी। जेमिनाई सेड, वह पेंटिंग सीधे उसके ऊपर आ गिरी। कौशिकी पागलों की तरह चीखी और अपने ऊपर गिरी उस चीज को झटकने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे जकड़ने वाले वे भयानक हाथ उसी पेंटिंग के भीतर से बाहर निकल रहे थे। पर अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वह अपनी सहज प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट के वश में होकर जूझ रही थी और चिल्ला रही थी। उसकी चीखें बहुत ही तीखी और निराशा से भरी थीं। छात्रावास के दरवाजे पर खड़ी माही इतनी डर गई थी कि वह हिल तक नहीं पा रही थी। वह बस अपनी आंखों के सामने ये सब घटते देख रही थी। कौशिकी ने कितनी भी जद्दोजहद की, लेकिन वह उस पेंटिंग को खुद से अलग नहीं कर पाए। इधर हॉस्टल की इमारत के नीचे खेल के मैदान प्लेग्राउंड में लारा हाँफते हुए पहुंची। वह तिशा को ढूंढना चाहती थी, और जाहिर तौर पर सबसे महत्वपूर्ण रोहित को ढूंढना था, ताकि असली स्थिति के बारे में पूछताछ कर सके। लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही वह उनके पीछे भागी, वे दोनों उसकी नज़रों से ओझल हो जाएंगे। पूरे मैदान में दौड़ने के बाद भी उनकी एक झलक तक नहीं मिली। उनका इस तरह गायब हो जाना एक समझ से परे रहस्यमयी डर पैदा कर रहा था। फ़ोन, हाँ, तिशा को फ़ोन करती हूँ। लारा, जो अपने हॉस्टल के कमरे में चल रहे उस खौफनाक मंजर से पूरी तरह अनजान थी, ने अपना सेलफोन निकाला और तिशा का नंबर डायल किया। ये कॉल उसने मदद की गुहार लगाने के लिए की थी। अध्याय 556। इस समय उपनगरों में एक विला परिसर के बाहर सुनिधि काफी समय से कार में बैठी थी और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रोहित अभी तक वापस नहीं लौटा था। उसकी पिछली कार्यक्षमता को देखते हुए उसे अब तक चाली का काम तमाम कर देना चाहिए था। इसके अलावा बाहर से देखने पर परिसर में कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही थी। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। चलो अंदर चलकर देखते हैं। चाली, जो गेट पर था, अचानक उसकी कार की खिड़की के पास प्रकट हुआ। धड़ाम, शीशा टूटने की आवाज गूंजी। चाली ने खिड़की तोड़ दी और सुनिधि को ड्राइवर की सीट से बाहर खींच लिया। मुझे पता था। रोहित को कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ? तो वह तुम थी जिसने उसे बताया। तुम्हारी वजह से मैं लगभग मारा गया था, और अब तुम मेरे सामने आने की हिम्मत कर रही हो। चाली ने सुनिधि को पहचान लिया था, और यह भी पहचान लिया कि यह परिमल की कार थी। उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा और उसे तुरंत इस गद्दार का गला घोंटने की इच्छा हुई। सुनिधि के चेहरे पर तुरंत आतंक के भाव आ गए। रोहित ने तुम्हें नहीं मारा। उसने लगभग मार ही दिया था, लेकिन अंत में उसने छोड़ दिया। मैं आज यहाँ लगभग मर ही गया था। अगर तुमने जानकारी लीक नहीं की होती तो मैं इतनी बुरी तरह कैसे हारता? जेमिनाई सेड। इस सवाल पर चाली का चेहरा खौफनाक तरीके से बिगड़ गया। उसने सुनिधि को कार से बाहर घसीटा, उसे जमीन पर पटक दिया और जान से मारने के इरादे से उसकी ओर बढ़ा। सुनिधि दर्द से कराह उठी। उसकी आंखों में आतंक साफ झलक रहा था। उसने सोचा था कि रोहित ने अपना काम पूरा कर लिया होगा और चाली के घर में उसे बस कुछ देर हो गई होगी। उसने ऐसे हालात की उम्मीद कभी नहीं की थी। रोहित अब कहाँ था? चाली को डर था कि कहीं रोहित अपना मन न बदल ले, इसलिए सबसे अच्छा यही था कि कुछ समय के लिए शहर छोड़ दिया जाए, कहीं छिप जाया जाए और देखा जाए कि आगे क्या होता है। जहां तक सुनिधि की बात थी, यह एक कड़वा सच है कि कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देखना पड़ता है। अगर उसने अभी उसे मारने की इच्छा पूरी कर ली और रोहित उसके पीछे पड़ गया, तो इसमें कोई शक नहीं था कि वह मारा जाएगा। वह ऐसी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और वाहन आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही अचानक रुक गया। चाली ने चाबियों का एक गुच्छा बाहर फेंका और साथ ही एक संदेश दिया, मेरा एक पैगाम पहुंचा देना। मैंने ये घर रोहित के हाथों हार दिया है, अब यह उसका है। सारा मुआवजा घर के अंदर ही है। इसके बाद हमारा हिसाब बराबर। मैं अब उसे परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह भी मुझे परेशान नहीं करेगा। सुनिधि, जिसे लगा कि उसे मौत के मुंह से जीवनदान मिला है, कुछ देर के लिए सुन्न रह गई और स्थिति को समझने में उसे थोड़ा समय
लगा, लानत है, रोहित ने चाली को जाने क्यों दिया। क्या उसे एहसास नहीं है कि चाली कितना बड़ा खतरा है? वह उसे मार सकता था। डर और गुस्से के बीच सुनिधि ने कड़वाहट से कोसा। उसे लगा कि रोहित ने एक बहुत बड़ी गलती की है। बिना किसी झिझक के उसने सफाई मांगने के लिए रोहित का नंबर मिलाया। मैं हूँ। जल्द ही कॉल जुड़ गई और रोहित की आवाज़ सुनाई दी। रोहित, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुमने चाली को जाने क्यों दिया? क्या तुम्हें पता है कि उसने अभी मुझे लगभग मार ही दिया था? सुनिधि अपनी आवाज़ ऊंची करने से खुद को रोक नहीं पाए। रोहित ने, जो स्कूल के बास्केटबॉल जिम में था, सुनिधि का फ़ोन उठाया और उसकी फटकार सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो? तुमने गलती की है, मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। अभी भी तुम्हारे लिए कार्रवाई करने में बहुत देर नहीं हुई है। अगर तुम अपनी बात पर अड़े हो तो मुझे इसका कारण चाहिए, सुनिधि ने गुस्से में कहा। रोहित ठंडे स्वर में बोला, मुझे अपने कामों के लिए तुम्हारे मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कारण ही चाहिए तो सुन लो, मुझे चाली के शरीर में मौजूद भूत की जानकारी पूरी तरह से मिल चुकी है। उसे मारना मेरे लिए बस हाथ उठाने जितना आसान है। मैं कहीं और फंस गया था और उसकी लाश के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या अब तुम संतुष्ट हो? तुम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो। यह एक बाघ को आज़ाद करने जैसा है, सुनिधि ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। रोहित ने कहा, चाली किस तरह का खतरा है? वह तो एक डरा हुआ चूहा है जो भाग गया है। हमारे घेरे में सबसे बड़ा खतरा रमन है, और फिर भी तुमने उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की है। सच कहूँ तो मुझे तुमसे थोड़ी निराशा हुई है। आज के लिए बस इतना ही, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। जब हम दोबारा मिलेंगे तब बात करेंगे। इसके बाद उसने तुरंत कॉल काट दिया। जैसा कि अपेक्षित था, यादें बदल देने से इंसान का स्वभाव नहीं बदलता। सुनिधि अभी भी उतनी ही घृणास्पद थी जितनी पहले थी। हालांकि उसकी उपयोगिता अब समाप्त होने वाली थी, क्योंकि अब मैंने अपने सामाजिक दायरे में अपने पत्ते खोल दिए थे। किसने सोचा था कि आधे साल बाद जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम्हारा शारीरिक विकास रुक चुका होगा। यह मेरे लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति है, रोहित ने तिशा की साधारण काया पर नज़र डालते हुए परेशान होकर कहा। तुम कहाँ देख रहे हो? मैं गंभीर बात कर रही थी, तिशा ने अपना सिर रोहित के कंधे से टकराते हुए कहा। रोहित ने कहा, मैं भी गंभीर ही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कदकाठी से खुश नहीं हो तो मैं इसे थोड़ा बदलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आखिर मैं जीवित शरीर तक बदल सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत फैट वसा मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। क्या तुम शरीर भी बदल सकते हो? क्या ये संभव है? तिशा चकित रह गई। बिल्कुल। क्या तुम एक अधिक आकर्षक महिला बनना चाहोगी? रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तिशा ने लाशों को आपस में सिलने जैसी चीज़ों के बारे में सोचा और कांप उठी। ये बहुत डरावना लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए। ये तो अफसोस की बात है, रोहित ने अफसोस जताते हुए अपना सिर हिलाया। तिशा उसके कंधे पर झुक गई, अपनी पलकें झपकाते हुए सोचने लगी कि क्या उसे पुनर्विचार करना चाहिए। आखिरकार रोहित की पसंद नहीं बदली थी, और उसकी अपनी उपस्थिति और रोहित की आदर्श प्रेमिका की छवि के बीच वास्तव में एक बड़ा अंतर था। आह, मैं क्या सोच रही हूँ? उसे एहसास हुआ कि वह बेतुके ख्यालों में बह रही है और उसने तुरंत खुद को ऐसी डरावनी बातें सोचने से रोका। वह निश्चित रूप से शरीर परिवर्तन जैसी किसी भी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहती थी। समय बीतने के इंतजार में वे दोनों बातें करते रहे। आज की रात शांत रहने वाली नहीं थी। वह भूतिया पेंटिंग अभी भी स्कूल के छात्रावास की इमारत में थी, और पहले भी लोग गायब हो चुके थे, जिसका मतलब था कि उस पेंटिंग द्वारा हत्या की घटनाएं अभी भी हो सकती थीं। मैं पूरी तरह थक गई हूँ। तिशा, तुम बास्केटबॉल जिम क्यों आ गई? तुमने अपना फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि तुमने मुझे मैसेज भेज दिया, वरना मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाती। कुछ देर बाद बास्केटबॉल जिम में एक तीसरा व्यक्ति दिखाई दिया। ये लारा थी, जो उनके पीछे पीछे भागती हुई आई थी। लारा बुरी तरह हाँफ रही थी, पसीने से तरबतर थी, और यह स्पष्ट नहीं था कि वह थकान की वजह से ऐसी थी या डर उस पर हावी हो गया था। मैंने उसका फ़ोन बंद कर दिया था। क्या पता कॉल किसी इंसान का था या किसी भूत का। दर्शक दीर्घा स्पेक्टेटर सीट्स से बास्केटबॉल कोर्ट पर खड़ी लारा को देखते हुए रोहित ने लापरवाही से कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, लारा ने आनन फानन में कहा। कौशिकी की तरह रोहित की नाराजगी मोल लेने के डर से उसने तुरंत स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। लारा, बाकी सबका क्या हुआ? क्या वे तुम्हारे साथ नहीं निकलीं? तिशा केवल लारा को देखकर और अन्य दो रूममेट्स को न पाकर थोड़ी हैरान थी। कौशिकी और माही, वे शायद अब तक सो रही होंगी, उनका कमरे से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था।
मुझे डर लगा, इसलिए मैं पहले ही निकल आई, लारा ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, जैसे उसे लग रहा हो कि उसने अकेले बचने के लिए अपनी सहेलियों को छोड़ दिया है। ये सुनकर तिशा ने बेचैनी से रोहित की ओर देखा, क्या तुम्हें लगता है कि वे किसी मुसीबत में पड़ जाएंगी? ये निर्भर करता है। इसमें कोई शक नहीं कि वह भूतिया पेंटिंग तुम्हारे हॉस्टल के कमरे में है, और लंबे समय तक उस पेंटिंग के साथ रहने पर उनके निशाने पर आने की संभावना काफ़ी अधिक है। लेकिन रोहित रुका और फिर बोला, तुमने भी छात्रावास में काफ़ी समय बिताया था और उस भूतिया पेंटिंग को देखा था, फिर भी इस समय तक तुम पर हमला नहीं हुआ है और न ही तुम्हारे आसपास कोई पेंटिंग प्रकट हुई है। मैं उन सब का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए मैंने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि तुम निशाने पर न हो। मैं तुम्हें बास्केटबॉल जिम में इसलिए लाया क्योंकि यह खाली और विशाल है, और अगर तुम पर हमला होता तो मेरे लिए अकेले स्थिति को संभालना आसान होता। मैं समझ गई। तिशा रोहित को देखती रही, उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने फोन काट दिया। मुख्यालय की कार्यक्षमता आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। रोहित, बाहर क्या हो रहा है? तिशा ने घबराते हुए पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस अपना काम शुरू करने वाला हूँ, रोहित ने शांति से जवाब दिया। अध्याय 557 पतन। काम। तिशा अभी इन दो शब्दों का अर्थ सोच ही रही थी कि तभी उसने विशेष वाहनों का एक काफिला अपनी ओर तेजी से आते देखा। वे वाहन व्यायामशाला जिम्नेजियम के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने रुके और पूरे क्षेत्र को इतनी मजबूती से घेर लिया कि वहां से पानी का निकलना भी नामुमकिन था। यदि उसे पहले से इस बारे में जानकारी न होती तो एक सामान्य व्यक्ति इस नज़ारे को देखकर निश्चित रूप से स्तब्ध रह जाता। यहीं रुको और कहीं मत जाना। मेरे वापस आने तक किसी का फ़ोन मत उठाना और न ही मुझे फ़ोन करना, रोहित ने पहले निर्देश दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी, तिशा ने सहमति में सिर हिलाया। उसमें इतनी समझदारी तो थी ही। ... फिर रोहित ने बास्केटबॉल कोर्ट पर खड़ी लारा को गहरी नज़रों से देखा। लारा को वह असामान्य निगाह महसूस हुई और वह चाहकर भी अपनी घबराहट नहीं छिपा सकी। इस समय उसे समझ आने लगा था कि रोहित का, यहाँ तक कि जयपुर शहर में भी, अकल्पनीय प्रभाव था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत से लोगों को जुटा सकता है, और ये लगातार बजते हुए अलार्म शायद उसी के आदेश पर बज रहे थे। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, रोहित की निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। जेमिनाई सैड। लारा हतप्रभ रह गई, फिर उसने जल्दी से कहा, क्या मैं यहाँ शांति से नहीं रुक सकती? मैं तिशा के साथ रहूंगी और आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। उसे उम्मीद थी कि तिशा के साथ उसके संबंध उसे कुछ सुरक्षा दिला पाएंगे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि रोहित उसे वहां से भेजने पर अड़ा था। उसे तुम्हारी संगत की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, तुरंत यहाँ से चली जाओ, रोहित ने कहा। लारा के होंठ कांपने लगे। इतनी देर रात मैं कहाँ जा सकती हूँ? तुम कहाँ जाती हो ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन तुम तिशा के साथ नहीं रह सकती, रोहित ने दो टूक शब्दों में कहा। लेकिन लारा ने तिशा की ओर देखा, इस उम्मीद में कि वह कुछ बोलेगी और रोहित से उसे न भेजने के लिए कहेगी। हालांकि तिशा को बुरा लग रहा था, लेकिन उसका मानना था कि रोहित जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। वह बिना किसी वजह के उसकी रूममेट के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए वह चुप रही। तभी व्यायामशाला के बाहर से कई कदमों की आवाज़ आई। सूट पहने गंभीर दिखने वाले विशेष एजेंटों का एक समूह तेजी से अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने तुरंत उस छोटी सी व्यायामशाला को सील कर दिया। उनका नेतृत्व एक गंभीर चेहरे वाला, थोड़ा भारी शरीर का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कर रहा था। उसकी नज़र तेजी से दर्शक दीर्घा की ओर गई। मिस्टर रोहित, मैं इस सहायता दल का नेता सारिकी हूँ। आगे के काम के लिए हमें मिस्टर रोहित के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये किसी भी समस्या को संभाल सकते हैं। नमस्ते मिस्टर रोहित, लगभग 50 वर्षीय प्रिंसिपल ने अभिवादन किया। सारिकी। रोहित एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, तुम घोस्ट पेंटिंग, भूतिया पेंटिंग के बारे में कितना जानते हो? मैंने सभी फाइलें पढ़ ली हैं, मुझे वह सब पता है जो जानना जरूरी है, और अगर मिस्टर रोहित से कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सारिकी ने उत्तर दिया। अच्छा है, इससे मेरा दोबारा समझाने का समय बच जाएगा। हालांकि घोस्ट पेंटिंग की घटना यहाँ नहीं हुई है, अब तक ये जगह सुरक्षित है। लेकिन मुझे घोस्ट पेंटिंग के मारने के तरीके पैटर्न के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। सावधानी बरतने के लिए हमें सबसे पहले इस छात्रा लारा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, रोहित ने इशारा करते हुए समझाया। भूतिया पेंटिंग इसके हॉस्टल के कमरे में प्रकट हुई थी, निश्चित रूप से इसका सबसे सीधा संपर्क उसी के साथ रहा होगा। सारिकी के चेहरे के भाव थोड़े बदले और उसने तुरंत कहा, समझ गया, मैं अभी किसी को इसकी व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। उसके बोलते ही दो कर्मचारी लारा के पास पहुंचे। उन्होंने न तो उसकी स्थिति के बारे में पूछा और न ही कोई कारण बताया, वे बस लारा को अपने साथ ले जाने लगे।
लारा डरी हुई और हक्का बक्का दिख रही थी। सारिकी ने कहा, इस छात्रा को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक नियमित अवलोकन है। मुझे आशा है कि आप हमारे काम में सहयोग करेंगी। एक बार सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आप सामान्य रूप से स्कूल लौट सकेंगी। यदि इससे आपके जीवन में कोई असुविधा होती है तो मुझे आशा है कि आप समझेंगे। लेकिन उसके गंभीर और कुछ हद तक डरावने चेहरे को देखकर लारा को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई। उसे लगा कि एक बार यहाँ से जाने के बाद शायद वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये तिशा है, मेरी दोस्त। इसका भी उस शापित पेंटिंग से कुछ संपर्क रहा है। इसे बास्केटबॉल जिम के अंदर ही रहने दें, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, रोहित ने कहा। अगर मिस्टर रोहित जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। सारिकी ने तिशा की ओर देखा और उसके कठोर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन तिशा को वह मुस्कान बिल्कुल भी सौम्य नहीं लगी। खैर, अभी के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं, अब हॉस्टल की इमारत की जांच करने का समय है। इस वक्त तक शायद ज्यादा हलचल नहीं हुई होगी और यह एक छोटी सी घटना भी हो सकती है, रोहित ने कहा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई सुरक्षित होगा। मैं भी काम जल्दी खत्म करके घर लौटना चाहता हूँ, सारिकी ने कहा। रोहित ने अपने पास खड़ी तिशा पर नजर डाली, कुछ पल सोचा, फिर अपनी जेब से एक लाल मोमबत्ती निकाली और उसे थमा दी। अगर तुम्हें अपने आसपास कुछ भी अजीब महसूस हो तो तुरंत इस मोमबत्ती को जला देना और फिर मुझे फ़ोन करना। अगर कोई परेशानी न हो तो इसे लापरवाही से जलाने या बिना वजह बाहर निकालने की कोशिश मत करना। मैं समझ गई, तिशा ने सिर हिलाया और उस अजीब सी लाल मोमबत्ती को कसकर पकड़ लिया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह क्या है, लेकिन वह रोहित के लहजे से समझ गई थी कि यह निश्चित रूप से बहुत कीमती होगी। सारिकी, इसे एक लाइटर दो, रोहित ने कहा। सारिकी थोड़ा अजीब दिखा, लेकिन फिर भी उसने एक सोने का लाइटर निकाला और अपने साथ आए एक कर्मचारी के जरिए उसे तिशा तक पहुंचा दिया। सावधान रहना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तिशा ने कहा। रोहित ने सिर हिलाया, फिर सारिकी के साथ बास्केटबॉल जिम से बाहर निकलकर सीधे उस छात्रावास की ओर चल पड़ा जहां वह भूतिया पेंटिंग मिली थी। जेमिनाई सेड। रास्ते में सारिकी बोला, एक कम उम्र की लड़की को इस तरह लाल घोस्ट कैंडल, भूतिया मोमबत्ती दे देना। मिस्टर रोहित, आप वास्तव में बहुत उदार हैं। बाजार में इन मोमबत्तियों की कीमत कम नहीं है, इंटरनेट पर इन्हें खरीदने के लिए 1 अरब तक की बोलियां लग चुकी हैं। और ये तो बस शुरुआती कीमत है। अगर व्यक्तिगत रूप से सौदा किया जाए तो ये कीमत शायद दोगुनी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अब तक ये केवल हमारे मुख्यालय के पास ही हैं। इन्हें विदेश में नहीं बनाया जा सकता, ये अनमोल हैं। वह मेरे लिए 1 अरब से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रोहित ने कहा। सारिकी हंसा, बिल्कुल, चीज़ें जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन मिस्टर रोहित, एक ऐसी लड़की को घोस्ट कैंडल देना जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्या इस स्थिति को संभालने में कुछ असुविधा नहीं होगी? आखिरकार हमें व्यापक तस्वीर, बड़े उद्देश्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर मिस्टर रोहित अपना विचार बदलें तो मैं इसे वापस लेने की व्यवस्था कर सकता हूँ। मैं बुरा आदमी बन सकता हूँ ताकि मिस्टर रोहित की गरिमा पर कोई बात ना आए। ज़रूरत नहीं है, जो दे दिया सो दे दिया, भला कौन सा इंसान दी हुई चीज़ वापस लेता है? वैसे भी मेरे पास एक और है, रोहित ने अपनी जेब से एक और लाल घोस्ट कैंडल निकाली और उसे हवा में लहराते हुए कहा। सारिकी की मुस्कुराहट जम गई। क्या 2 मोमबत्तियां? क्या रोहित इतना अमीर था? 2 घोस्ट कैंडल का होना, निश्चित रूप से उसने कई बड़ी घटनाओं को सुलझाया होगा, तब जाकर उसे 2 मोमबत्तियां इस्तेमाल करने का अधिकार मिला होगा। भले ही मिस्टर रोहित के पास एक अतिरिक्त मोमबत्ती है, लेकिन एक और पास में होने से कोई नुकसान नहीं होता। सारिकी ने अपनी बात रखने की कोशिश की। रोहित ने उत्तर दिया, मैं अपनी चीज़ें किसे दूं, यह मेरी मर्जी है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम्हें स्कूल की आर्ट गैलरी की जांच करनी चाहिए। वह शापित पेंटिंग सबसे पहले वहीं से लीक हुई थी। हो सकता है कि हॉस्टल इस घटना की असली जगह न हो। इस स्कूल में और भी भूतिया पेंटिंग हो सकती हैं। वह जानता था कि भूतिया पेंटिंग अकेली नहीं थी। असली सोर्स घोस्ट पेंटिंग, मूल भूतिया पेंटिंग निश्चित रूप से मौजूद थी, बस वह अभी तक मिली नहीं थी। ऐसी स्थिति में मुझे किसी से गहन तलाशी करवानी होगी, सारिकी ने गंभीर भाव से कहा और तुरंत अपने साथियों को इस काम पर लगा दिया। देखते ही देखते उसके साथ चल रहे लोगों की संख्या आधी से भी कम रह गई। अगर आर्ट गैलरी की जांच में खतरा है तो मेरा सुझाव है कि उसे नियंत्रित विस्फोट, डेमोलिशन से उड़ा दो या बस आग लगा दो, रोहित ने प्रस्ताव दिया। कुछ समस्याग्रस्त चीज़ें आग से नष्ट नहीं की जा सकती और यह एक अधिक प्रभावी तरीका होगा।
रुकिए, आर्ट गैलरी में प्रसिद्ध कलाकारों की कई असली कृतियां हैं जिनका उपयोग छात्र रोजाना सीखने के लिए करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी जलाया नहीं जाना चाहिए, रोहित के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में हाँफते हुए प्रिंसिपल ने कहा। रोहित नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। आप इसे जैसे चाहें वैसे संभालें, मैं बस एक सुझाव दे रहा हूं। सारिकी की निगाहें बदलीं, वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि रोहित का सुझाव अच्छा था। इससे तलाशी का खतरा कम हो जाता और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती, क्योंकि अगर वाकई आर्ट गैलरी में कोई और भूतिया पेंटिंग मिली तो वह अकल्पनीय खतरा पैदा कर सकती थी। जल्द ही समूह हॉस्टल की इमारत के पास पहुंच गया। इस समय पूरे छात्रावास से छात्र लगातार बाहर निकल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अलार्म का बजना बहुत प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि कई छात्र अब भी कमरों के अंदर ही थे। बहुत धीमे है, रोहित ने एक नज़र डालते हुए कहा। सारिकी ने तुरंत प्रिंसिपल को टोका। प्रिंसिपल साहब, आपने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था, फिर अब तक सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर क्यों नहीं निकाला गया? यह बहुत देर हो चुकी है, ज़्यादातर छात्र शायद अब तक सो चुके थे, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, प्रिंसिपल ने सफाई दी। मैं आपकी सहायता के लिए लोग भेजता हूं, लेकिन 15 मिनट के भीतर हर किसी को छात्रावास छोड़ना होगा, सारिकी ने कहा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बेहतर होगा कि आप प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दें। ये शब्द सुनते ही प्रिंसिपल के चेहरे पर पसीना आ गया। तभी इमारत के नीचे खड़े छात्रों के बीच अचानक शोर मच गया। कोई चिल्लाया, देखो जल्दी, कोई खिड़की से बाहर निकल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये 5वीं मंजिल के कमरे की माही लग रही है, हे भगवान, वह क्या कर रही है? अधिकारियों को बुलाओ, दूसरा चिल्लाया। प्रिंसिपल साहब, जल्दी आइए और देखिए, माही खिड़की से बाहर चढ़ रही है, जेमिनाई सेड। क्या? प्रिंसिपल ने जैसे ही छात्रों का शोर सुना, उनका ध्यान ऊपर गया। उन्होंने देखा कि प्रथम वर्ष की एक छात्रा खिड़की से बाहर निकलकर बाहरी दीवार पर लटकी हुई है और नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। वह घबराकर चिल्लाए, बेटा, ऐसा खतरनाक काम मत करो, जल्दी अंदर जाओ, तुम्हारी जो भी समस्या है उसे सुलझा लिया जाएगा, कृपया कोई जल्दबाजी मत करो। रोहित ने भी माही को पहचान लिया। वह तिशा की रूममेट थी। जब लारा बाहर आई थी तब 2 लड़कियां कमरे में ही रुक गई थीं और माही उनमें से एक थी। लेकिन इस समय माही बुरी तरह कांप रही थी और रोते हुए खिड़की को पकड़कर नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ रही थी। हॉस्टल की दीवार बिल्कुल सपाट थी, वहां पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। वह लगभग हवा में झूल रही थी, लेकिन फिर भी वह वापस अंदर जाने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कमरे के अंदर की कोई चीज़ उसे सीढ़ियों के बजाय मौत के इस रास्ते को चुनने पर मजबूर कर रही है। लगता है इमारत के अंदर की स्थिति कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर है, रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसने जयपुर में पहले भी ऐसे दृश्य देखे थे जब लोग भूतों के डर से ऊंची इमारतों से कूद जाते थे। हालांकि उसे लगा था कि घोस्ट पेंटिंग अभी इतनी आक्रामक नहीं हुई होगी। क्या हम उसे नहीं बचाएंगे? इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसकी जान जा सकती है और इतने सारे छात्रों के सामने ऐसा होना बहुत बुरा होगा, पास खड़े सारिकी ने कहा। अभी तक कोई भी इमारत के अंदर नहीं गया था क्योंकि रोहित ने अब तक कोई आदेश नहीं दिया था। जब तक रोहित कुछ न कहे, कोई भी कदम उठाना मना था, यहाँ तक कि किसी की जान बचाना भी। थोड़ी देर रुको, रोहित ने शांति से कहा। क्या स्थिति गंभीर नहीं है? सारिकी ने जोर देते हुए कहा। अगर पाबंदियों की बात है तो मैं अपने आदमियों को 4थी मंजिल तक भेज सकता हूँ। जब तक सब ठीक है हम उसे बचा सकते हैं। एक के साथ एक मुफ्त वाला सौदा करने की जरूरत नहीं है, रोहित बोला। उसकी घबराहट से साफ है कि उसका सामना कमरे में भूत से हुआ है। भूत ने उसे अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि शायद उसने अभी तक किलिंग पैटर्न की शर्तों को पूरा नहीं किया है, लेकिन अगर तुम अंदर गए तो कुछ भी हो सकता है। तो हम कब तक इंतजार करेंगे? वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, सारिकी ने जिद की। मुझे पता है वह ज्यादा देर नहीं टिकेगी, इसीलिए मैं उसके नीचे गिरने का इंतजार कर रहा हूँ, रोहित ने उदासीनता से कहा और इमारत की जड़ की ओर बढ़ने लगा। रोहित को आगे बढ़ते देख सारिकी ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि रोहित जैसे लोग जीवन के प्रति थोड़े कठोर होते हैं, उनसे घटना को सुलझाने की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन सक्रिय रूप से बचाव कार्य की उम्मीद करना थोड़ा ज्यादा है। सारिकी ने सोचा, चलो कम से कम ये सहयोग तो कर रहा है, अगर यह खुद कार्रवाई करेगा तो स्थिति संभल जाएगी। आह, वह गिर गई। अचानक भीड़ से कई चीखें गूंज उठीं। खिड़की को पकड़े हुए माही ताकत की कमी और अत्यधिक डर व ठंड के कारण हाथ छोड़ बैठी। वह रोती हुई 4थी मंजिल से नीचे गिर गई। ये दृश्य इतना भयानक था कि कई लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद लीं। रोहित ने संक्षेप में ऊपर देखा और लापरवाही से गिरती हुई माही को हवा में ही लपक लिया। उसका साधारण सा दिखने वाला शरीर टस से मज नहीं हुआ, मानो इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ वजन उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था।
किसी को बुलाओ और पता करो कि इसके साथ क्या हुआ है, इसने इमारत के अंदर वास्तव में क्या देखा था, रोहित ने कहा। फिर डरी सहमी माही को जमीन पर लगभग एक कचरे के टुकड़े की तरह पटक दिया और तेजी से छात्रावास की इमारत की ओर चल पड़ा। ये देखकर वहां मौजूद सभी छात्राएं दंग रह गईं। अभी क्या हुआ था? क्या इस आदमी ने सच में चौथी मंजिल से गिरती हुई माही को पकड़ लिया था? यह अविश्वसनीय था। यदि उन्होंने अपनी आंखों से न देखा होता तो कोई विश्वास नहीं करता कि कोई इतनी ऊंचाई से गिरते हुए इंसान को इस तरह सुरक्षित पकड़ सकता है। लेकिन शायद मुख्य बात यह नहीं थी। उन लड़कियों के लिए ताज्जुब की बात यह थी कि उस आदमी ने माही को पकड़ने के बाद जमीन पर फेंक क्यों दिया। क्या उसे धीरे से बैठाकर सांत्वना नहीं देनी चाहिए थी? यह उनके द्वारा फिल्मों में देखे गए किसी भी हीरो वाले दृश्य से बिल्कुल अलग था। अध्याय 558 प्रभावित मंजिलें। स्कूल के प्रिंसिपल तू और सारिकी ने अपनी टीम के साथ अब छात्रावास की इमारत के बाहर छात्रों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया था। साथ ही स्कूल के अन्य हिस्सों का निरीक्षण करने के लिए कुछ लोगों को भी तैनात कर दिया था। जहां तक रोहित का सवाल है, उसने सारिकी और 2 सहायक कर्मियों के साथ छात्रावास की इमारत में प्रवेश किया। इमारत के भीतर अभी भी कुछ छात्र मौजूद हो सकते हैं, उनके बचाव की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दें। मिस्टर रोहित को केवल उस भूतिया चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आपका सामना किसी अत्यंत खतरनाक स्थिति से होता है तो मिस्टर रोहित को हमारी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी संकोच के वही करें जो आपको करना है। जैसे ही उन्होंने गलियारे कॉरिडोर में प्रवेश किया, सारिकी ने पूरी गंभीरता से अपनी बात कही। रोहित ने उसकी ओर थोड़ा हैरान होकर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्यालय से भेजे गए लोगों में इस तरह का दृढ़ संकल्प होगा। ये सही है, एक बार इस इमारत के अंदर जाने के बाद कोई भी जीवित बाहर निकलने की गारंटी नहीं दे सकता। आवेश, जोश या नेक इरादे किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, वे केवल लाशों की संख्या में एक और गिनती बढ़ा सकते हैं। अफसोस की बात है कि हर कोई इसे नहीं समझ पाता। ... सोचने का ये लगभग क्रूर तरीका उसने केवल अरूप गुप्ता में देखा था। बहुत कम लोगों में ये गुण था। सारिकी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कुछ जिंदगियों की तुलना में अलौकिक घटना को सुलझाना अधिक जरूरी मामला है। यदि स्थिति का समाधान नहीं किया गया तो लोगों को बचाना अर्थहीन है। वह चीज़ हमारे बचाने की गति से कहीं ज्यादा तेज गति से मारती है। भूतों के साथ क्षमता का खेल खेलकर हम कभी नहीं जीत सकते। विदेशों में जो घोस्ट पेंटिंग की घटना हुई थी उसमें गायब होने वाले लोगों की संख्या भयावह थी। उसने आगे कहा, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। मिस्टर रोहित, आपने जयपुर शहर में हंग्री घोस्ट भूखा भूत की घटना को सफलतापूर्वक सुलझाया है, इसलिए आप इस तर्क को किसी भी और व्यक्ति से बेहतर समझते होंगे। बेशक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिस्टर रोहित कर सकते हैं और हम नहीं, क्योंकि कभी कभी हम लाचार होते हैं और केवल वही कर सकते हैं जो हमारी पहुंच में हो। रोहित ने अपने चेहरे के हाव भाव स्थिर रखे और कुछ नहीं कहा। उसका ध्यान अब बातचीत पर नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित था। पहली मंजिल बिल्कुल सामान्य है, चलिए दूसरी मंजिल देखते हैं। एक सरसरी नज़र डालने के बाद रोहित ने तय किया कि पहली मंजिल पर घोस्ट पेंटिंग के आक्रमण के कोई निशान नहीं हैं। एक घोस्ट मैनिपुलेटर भूतिया शक्तियों को नियंत्रित करने वाला होने के नाते वह अलौकिक घटनाओं के प्रति काफी संवेदनशील था। सारिकी ने तुरंत वॉकी टॉकी पर सूचना दी, पहली मंजिल के निरीक्षण के लिए 2 लोगों को भेजो, देखो कि क्या यहाँ कोई छात्र अभी भी रुका हुआ है और सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर रोहित ने लापरवाही से एक चक्कर लगाया। उसने कई कमरों के दरवाजों की ओर देखा तक नहीं, फिर भी वह जानता था कि यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। सारिकी की ओर देखते ही वह समझ गया और दोबारा वॉकी टॉकी पर बोला, दूसरी मंजिल सुरक्षित है, यहाँ निरीक्षण शुरू करें। रोहित आगे बढ़ता रहा। भले ही वह बेपरवाह और उदासीन दिख रहा था, लेकिन उसकी सतर्कता चरम पर थी। उसके आसपास की हर हलचल उसकी पैनी नज़र में थी। आखिर उसके पास आंखों के एक जोड़े से कहीं ज्यादा था और वह औसत व्यक्ति से बहुत अधिक देख सकता था। उसे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं थी, बस पास से गुजरना ही आसपास की स्थिति जानने के लिए काफी था। तीसरी मंजिल पर भी कोई समस्या नहीं है, रोहित ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये जानकारी निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे नीचे तैनात कर्मचारी बिना किसी डर के तीसरी मंजिल की जांच कर सकते थे, वरना उन्हें डर रहता कि कहीं अचानक भूत से सामना न हो जाए और वे अनजाने में ही मारे न जाएं। हालांकि बहुत जल्द स्थिति बदल गई। तीसरी से चौथी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के कोने पर रोहित के कदम अचानक ठिठक गए। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां और वहां का वातावरण काफी धुंधला लग रहा था। बाहर से सर्चलाइट्स चालू होने के बावजूद यहाँ रोशनी जैसे अवरुद्ध हो गई थी और काफी कम हो गई थी। इसके विपरीत नीचे की पहली मंजिल काफी चमकदार थी। यह अंधेरा और रोशनी
गलियारे में एक बहुत ही स्पष्ट सीमा बना रहे थे, जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस मंजिल पर क्या हो रहा है। रोहित ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की घोस्ट आई भूतिया आंख पूरी तरह से शांत हो गई है। भूत और उसके बीच एक अदृश्य अवरोध बन रहा था। यह एक तरह का दमन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे घोस्ट रोप, भूतिया रस्सी, हेडलेस घोस्ट शैडो, बिना सिर वाले भूत की परछाई को लटकाने वाली थी। चूंकि उस परछाई का सिर नहीं था, इसलिए रस्सी उसे पकड़ नहीं पाए और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अहिले भी स्थिति वैसी ही थी, बस फर्क इतना था कि यहाँ दमन भूत का नहीं, बल्कि खुद रोहित का हो रहा था। ये दमन उस अखबार वाले भूत के समय से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मेरा अनुमान है कि मेरी घोस्ट आई पूरी तरह बेकार हो जाएगी। रोहित हिचकिचाया। बिना घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र के वह बचने के लिए या भूत को निर्वासित करने के लिए इसकी 5 परतों का उपयोग नहीं कर सकता था, जिससे वह प्राकृतिक रूप से नुकसान की स्थिति में था। यदि कुछ भी गलत हुआ तो वह इस साधारण सी दिखने वाली छात्रावास की इमारत में ही दम तोड़ सकता था। चौथी मंजिल में समस्या है, किसी को भी ऊपर आने की अनुमति नहीं है। सारिकी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और नोटिस जारी किया। याद रखें, किसी भी परिस्थिति में कोई भी चौथी मंजिल पर नहीं आएगा, और यदि कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसे बलपूर्वक रोकें। यद्यपि हाई अलर्ट के दौरान किसी के आदेश का उल्लंघन करने की संभावना कम थी, लेकिन अलौकिक घटना के बीच कुछ भी हो सकता था। शायद कोई भूत के प्रभाव में आकर बिना सोचे समझे इमारत में घुस जाए। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं। ये स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहले भूतिया पेंटिंग से निपटने के दौरान थी, रोहित धीमी आवाज में बोला। उस समय पेंटिंग केवल एक एक करके लोगों को मार रही थी और आसपास के वातावरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन अब चौथी और पांचवी दोनों मंजिलें प्रभावित हैं। यह अच्छा संकेत नहीं है। क्या वह घोस्ट पेंटिंग दोबारा जीवित हो रही है? सारिकी के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। घोस्ट पेंटिंग की फाइलों में जानकारी बहुत कम है। हालांकि यह चीज़ पहले भी सामने आई है, लेकिन हमें कभी भी इसके मुख्य सुराग नहीं मिले। सब कुछ हमें खुद ही समझना होगा। ये किसी अज्ञात स्तर के भूत का नए सिरे से सामना करने जैसा है। रोहित अपने मन में तौल रहा था कि 5वीं मंजिल पर तिशा के कमरे से वह पेंटिंग लानी चाहिए या नहीं। अन्य अलौकिक घटनाओं से निपटते समय रोहित कभी इतना आशंकित नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसमें सीधे सीज़र होटल में घुसने की भी हिम्मत थी। लेकिन यह घोस्ट पेंटिंग की घटना उसे बेहद जटिल लग रही थी। ये किसी हिमशैल आइसबर्ग के सिरे जैसा था। ऊपर से देखने पर स्थिति सामान्य लग रही थी, बस कुछ लोगों की मौत। लेकिन एक बार जब आप वास्तव में इसका सामना करते हैं तो नीचे छिपा आतंक आपको निराशा की ओर धकेल सकता है। भले ही घोस्ट आए अब उपयोगी न रहे, मेरे पास अभी भी 2 अन्य भूत हैं। इसके अलावा घोस्ट आए की चुप्पी मेरे लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि यह मुझे बिना किसी भेदभाव के किसी भी भूत को दबाने की अनुमति देती है। रोहित की निगाहें थोड़ी बदलीं। वह मूल रूप से अपना संतुलन बनाए रखने के लिए 3 भूतों को बिना भेदभाव के दबाने में सक्षम था। यदि घोस्ट पेंटिंग ने घोस्ट आई को दबाने में मदद की तो यह ऐसा था मानो उसने दूसरे भूत के लिए जगह खाली कर दी हो। ये हाथ में 10 घोस्ट कैंडल रखने से भी ज्यादा उपयोगी था। घोस्ट पेंटिंग ने उसे रोका जरूर था, लेकिन यह संभावना भी थी कि वह घोस्ट पेंटिंग को रोक दे। इसके अलावा हाथ में एक टोन म्यूजिक बॉक्स होने के कारण वह किसी भी हाल में मर नहीं सकता था। यदि वह अब घोस्ट पेंटिंग की एक नकल को छूने की हिम्मत नहीं करता तो भविष्य में असली घोस्ट पेंटिंग की घटना में फंसने पर उसका अंजाम और भी बुरा होता। सोच विचार के इस दौरान सारिकी चुप रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। चौथी मंजिल पर जाना है या नहीं, इसका फैसला रोहित को ही करना था। सारिकी कोई घोस्ट कंट्रोलर नहीं था। वह एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उन मामलों पर सलाह नहीं दे सकता था जिन्हें वह समझता ही नहीं था। ऐसी गलती लोगों की जान ले सकती थी। अगर रोहित चौथी मंजिल पर न जाने की जिद करता तो सारिकी बिना किसी हिचकिचाहट के वापस मुड़ जाता, भले ही चौथी और 5वीं मंजिल पर छात्र फंसे ही क्यों न हों। आखिरकार अगर एक घोस्ट कंट्रोलर को ही सुरक्षित लौटने का भरोसा नहीं था तो एक साधारण व्यक्ति के लिए वहां जाना निश्चित मृत्यु थी। चौथी मंजिल पर चलो, किसी भी समय घोस्ट पेंटिंग का सामना करने के लिए तैयार रहो, और साथ ही कम बोलो, कम देखो और कम घूमो। रोहित ने कुछ सोच विचार के बाद शांत भाव से फैसला किया। सारिकी ने सहमति में सिर हिलाया और अपने पीछे खड़े 2 अधिकारियों को दस्ताने पहनने और अपनी टॉर्च तैयार करने का इशारा किया। उनके उपकरण विशेष रूप से सोने की परत चढ़ाकर बनाए गए थे ताकि वे घोस्ट शैडो से प्रभावित न हों। रोहित ने कोई और निर्देश नहीं दिया और चौथी मंजिल की ओर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया।
इससे पहले माही चौथी मंजिल पर ही थी जब वह खिड़की से बाहर निकलने और गिरने को मजबूर हुई थी, जिससे साफ संकेत मिलता था कि इस मंजिल पर कुछ तो है। शायद माही ने उसे देख लिया था, वरना वह सीढ़ियों के रास्ते को छोड़कर इस तरह बाहर नहीं भागती। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही रोहित को ऐसा लगा जैसे उसने एक अलग ही दुनिया में कदम रखा हो। रोशनी मध्यम थी और टिमटिमा रही थी, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी और हवा में एक गहरा सन्नाटा और ठंडक पसरी हुई थी, जिसमें केवल उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद रोहित रुक गया, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ बहुत ही अजीब हुआ था। कोने के पीछे का गलियारा गायब हो चुका था, वहां केवल एक गहरी सीढ़ी बची थी जो अंतहीन लग रही थी और एक काले अंधेरे की ओर जा रही थी। ये स्पष्ट नहीं था कि उन सीढ़ियों से नीचे जाने पर कोई कहाँ पहुंचेगा, शायद नर्क की गहराइयों में या किसी खूंखार भूत के पास। सीढ़ियां गायब हो गईं, सारिकी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। रोहित कुछ नहीं बोला, उसने लापरवाही से एक सोने की गोली नीचे की ओर फेंकी। सोने की बनी होने के कारण उस पर किसी भूत की शक्ति का असर नहीं हो सकता था। जल्द ही गोली के जमीन से टकराने की आवाज आए और वह 8वीं सीढ़ी के नीचे रुक गई, मानो किसी चीज ने उसे रोक दिया हो। जेमिनाई सेड, सीढ़ियां अभी भी वही हैं। रोहित ने कहा, बात बस इतनी है कि हम प्रभावित हो चुके हैं। यह एक प्रकार का घोस्ट डोमेन है, हमारे आसपास का वातावरण इसके प्रभाव में है, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह से नहीं बदली है। फिर भी यदि आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो परिणाम अलग होगा, आप अंत तक चलते चले जाएंगे। और आप कहाँ पहुँचेंगे ये तो मैं भी नहीं जानता। सोना गोल्ड घोस्ट डोमेन के प्रभाव का प्रतिरोध कर सकता था, लेकिन इंसान नहीं। इसलिए एक ही रास्ते पर चलने के बावजूद परिणामों में अंतर आ सकता था। रोहित जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास खुद का घोस्ट डोमेन था, ये स्थिति पूरी तरह स्पष्ट थी। गनीमत है कि यह भूतिया पेंटिंग अपनी पिछली अवस्था में नहीं है, अन्यथा इसके घोस्ट डोमेन का प्रभाव सिर्फ 2 मंजिलों तक सीमित नहीं रहता। रोहित डरा नहीं था। उसने पहले भी ऐसी कई अजीबोगरीब स्थितियां देखी थीं, जैसे कि उस डोर नॉकिंग घोस्ट के समय। वह न भूल पाने वाला नंबर 7 मिडिल स्कूल। चलो, अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। रोहित ने अपने पीछे की उन अंतहीन सीढ़ियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि नीचे कोई अच्छी चीज इंतजार नहीं कर रही है, और भला कौन इतना मूर्ख होगा जो किसी भूत की मंशा के पीछे पीछे नीचे चला जाए। जब रोहित, सारिकी और अन्य लोगों के साथ चौथी मंजिल की जांच कर रहा था, तब उन सीढ़ियों की एक विशेष सीढ़ी पर, जो अंधेरे की ओर जा रही थी, छाया में छिपी एक मानवीय आकृति धुंधली सी दिखाई देने लगी। उस आकृति के चेहरे के नैन नक्श तो साफ नहीं थे, लेकिन उसके बेहद पीले और रक्तहीन हाथ अंधेरे में साफ झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे वहां बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हों। उस आकृति के पास जमीन पर कई सेलफोन बिखरे हुए थे, जिनसे अभी भी हल्की रोशनी निकल रही थी। वे संभवतः छात्रावास के छात्रों के फ़ोन थे। ऐसा लगता था कि कुछ लोग इन सीढ़ियों से नीचे उतरते चले गए और इतनी गहराई में समा गए कि अब वापस नहीं लौट सकते थे।